नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। अलग तेलंगाना के ऐलान के बाद छोटे राज्यों की मांग अब बड़ा मुद्दा बनती दिख रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव के दौरान ही प्रदेश को 4 टुकड़े करने का प्रस्ताव रखा था। मौका देकर मायावती ने फिर वही मांग दोहराई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री शिवपाल यादव का कहना है कि किसी भी हालत में प्रदेश का बंटवारा नहीं होने देंगे। सवाल है कि छोटे सूबों की यह सियासत कितनी कारगर, और सवाल यह भी है क्या उत्तर प्रदेश के बंटाधार के लिए छोटा राज्य न होना जिम्मेदार है या इसके कुछ और राजनीतिक कारण? करेंगे आज इसी पर चर्चा। यही होगा हमारा आज का एजेंडा। क्या 2014 में छोटे राज्यों की मांग बड़ा मुद्दा बनेगी? क्या छोटे राज्यों के गठन का चुनावी फायदा मिलेगा? ये सवाल इसलिए कि अलग तेलंगाना के ऐलान के बाद कांग्रेसियों के हौसले बुलंद हैं। उन्हें आंध्र में जीत दिख रही है और ये फार्मूला बाकी राज्यों में भी कारगर दिख रहा है। यही वजह है कि अचानक यूपी के कांग्रेसियों ने अलग राज्यों के गठन की मांग उठा दी। जगदंबिका पाल ने पूर्वांचल की मांग उठाई तो प्रदीप जैन ने बुंदेलखंड की। उधर मायावती ने छूटते ही याद दिलाया कि उनकी पिछली सरकार ने ही यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पास कर दिया था। पुनर्गठित करने का प्रस्ताव पहले राज्य मंत्रिमंडल और फिर विधानसभा से पारित कराकर तो केंद्र की सरकार के पास दिनांक 23 नवंबर 2011 को ही भेज दिया गया था। दरअसल मायावती ने अपने प्रस्ताव में यूपी के 4 टुकड़े किए थे: पूर्वांचल, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पश्चिम प्रदेश। अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल पहले से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने की मांग कर रही थी। अजित के बेटे और सांसद जयंत चौधरी भी तेलंगाना के ऐलान से उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इससे प्रेरणा लेकर यूपी के अलग अलग हिस्सों के लोग आगे आए। मैं अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूं कि हमें तेलंगाना के लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो हरित प्रदेश के हिमायती हैं वो आगे आए, जो पूर्वांचल राज्य बनवाना चाहते हैं वो आगे आए। हालांकि 4 राज्यों में यूपी के बंटवारे का मायावती का प्रस्ताव विधानसभा चुनाव में मददगार साबित नहीं हुआ। मुलायम की समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। पहले से ही राज्य के बंटवारे की विरोधी समाजवादी पार्टी अब ताल ठोक कर कह रही है कि वो किसी हाल में ऐसा नहीं होने देगी। इस कीमत पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश का बंटवारा नहीं होने देगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि छोटे राज्य शासन के लिहाज से आसान होते हैं, वहां विकास और तरक्की की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन सियासी दलों के लिए इस वक्त मसला 2014 के चुनाव का है, तो शासन और विकास का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मसले में एजेंडा के 5 सवाल है। यूपी जैसे राज्य का बंटवारा क्या सचमुच जरूरी है? दूसरा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश का बंटवारा विकास में मददगार साबित होगा? यानी अगर उत्तर प्रदेश में छोटे राज्य होंगे तो क्या वाकई उन छोटे छोटे राज्यों का विकास हो पाएगा? तीसरा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से करना ही तर्कसंगत है? चौथा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग सिर्फ चुनावी मुद्दा है जिसको कुछ लोग भुनाना चाहते हैं? और आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग का सियासी फायदा किसको होगा? क्या वाकई में सियासी फायदा होगा या कुछ और? जायज है, तेलंगाना के गठन के ऐलान के बाद छोटे राज्यों की मांग उठना स्वाभाविक है। गोरखालैंड की मांग उठ रही है, विदर्भ की मांग उठ रही है, पूर्वांचल की मांग उठ रही है, और मायावती ने खुद 4 राज्यों में बांटने की उत्तर प्रदेश की बात की है। ये सारे मांग उठ रहे हैं, लेकिन हमारा कहना बिल्कुल साफ है, हमारा एजेंडा साफ है। सिर्फ सियासी फायदे के लिए नहीं बनने चाहिए छोटे राज्य, क्योंकि ऐसे भी उदाहरण है जहां छोटे राज्य बनने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा है और गवर्नेंस फेल हुआ। बात करने के हमारे साथ है बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के राजा बुंदेला, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल, दिल्ली में बीएसपी के एक्सपर्ट विवेक कुमार और लोकमंच के नेता और पूर्वांचल राज्य के समर्थक अमर सिंह इस वक्त हम लोग साथ हैं। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत। अमर सिंह जी, आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश की दिक्कत इतना बड़ा राज्य होना है या उसको छोटे छोटे राज्यों में बांटना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की दिक्कत इतना बड़ा प्रदेश होना है जी। और दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि जहां का नेतृत्व है उत्तर प्रदेश में 2 प्रमुख दलों का, एक आदरणीय मुलायम सिंह जी का, एक मायावती जी का जी, दोनों पूरब की नहीं है। पूरब उत्तर प्रदेश में बनने वाली कुल बिजली का 80% बिजली अनपारा में, मिर्जापुर, सोनभद्र में बनाता है। लेकिन मुलायम सिंह जी होते हैं तो बिजली इटावा में जलती है, ज्यादा से ज्यादा रामपुर में आजम खान के यहाँ जलती है जी। और मायावती जी आती हैं तो बदलापुर, गाजियाबाद में जलती है। और
काला अंधेरा रहता है पूर्वांचल में। सारी चीनी मिलें बंद हैं, कोई उद्योग धंधा नहीं लगता है, सड़कों का खस्ता हाल है जी। और पूर्वांचल के लोग मुंबई में राज ठाकरे के गुंडों से और शिवसेना के गुंडों से वो पिटते हैं, क्योंकि वो कहते हैं पूर्वीय यहाँ क्यों आए, मुंबई को छोड़ें। तो मेरा कहना है कि अगर पूर्वांचल बन जाए, छोटा राज्य बन जाए, हमारा बजट मिल जाए, और बजट का जो प्रावधान होता है वो भी पूर्वांचल में जनसंख्या के आधार पर, जनप्रतिनिधियों के आधार पर, विधायकों के आधार पर, उसके साथ भी सौतेला व्यवहार होता है। हमारे हिस्से का धन सबल नेतृत्व के इलाके में चला जाता है, इटावा का सफाई मुलायम सिंह जी का स्विट्जरलैंड बन जाता है, और हमारे पूर्वांचल की हालत खस्ता हालत रहती है। अमर सिंह जी, दो सवाल। पहला सवाल है कि आप खुद मुलायम सिंह के बड़े करीबी थे, जब उनकी सरकारें बनी आप उसमें खुद हिस्सेदार थे, तो उस वक्त आपने इस मांग को क्यों नहीं उठाया? आज जो बात आप कह रहे हैं कि सफाई स्विट्जरलैंड बन जाता है या 80% बिजली पूर्वांचल में पैदा होती है और वो इटावा और आसपास जाती है, तब आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया था? नहीं, मैंने उठाया, और मैं कहूंगा मुलायम सिंह को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आजमगढ़ में हमारे कहने से बहुत विकास का काम करवाया। हमारी हैसियत नहीं थी अगर उनका आशीर्वाद नहीं मिलता जी। इसके लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूर्वांचल विकास निधि का भी गठन किया। लेकिन हम लोग उससे आश्वस्त हो गए, जिस तरह से दूध उबलता है तो उबलते हुए दूध में पानी डाल दिया जाता है तो वो कढ़ाई में वापस बैठ जाता है, उस तरह से पूर्वांचल के लोगों की आवाज में कुछ शब्दों आश्वासन की बूंदें डाल करके उसको बैठा दी गई। हम भी आश्वस्त होते गए। बट ये तो अमर सिंह जी, ये तो नेताओं की दिक्कत है ना, ये तो नेताओं की दिक्कत। अगर विकास का मुद्दा हो, अगर डेवलपमेंट के आधार पर गवर्नेंस का मसला हो, तो क्या इतना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश इसलिए गवर्न नहीं हो पाता क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए छोटे छोटे राज्य बनाना चाहिए, या नेताओं की नीयत में दिक्कत है इसलिए विकास नहीं हो पा रहा? ये दो अलग अलग मसले हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या विकास इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि बहुत बड़ा इसलिए छोटा होना चाहिए, या नेताओं को बदलना चाहिए? नहीं, दोनों ही बातें हैं जी। एक झारखंड में भ्रष्टाचार हुआ या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, वहां पर कानून व्यवस्था, लेकिन छत्तीसगढ़ में उन्नति ज्यादा हुई है। उत्तराखंड में दैवीय आपदा की बात जाने दीजिए, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद छोटे से राज्य उत्तराखंड में जो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था, वहां जितने उद्योग लगे हैं काशीपुर में और अन्य जगहों पर मैदानी इलाके में जी, आज पूर्व बहुमत की सरकार में उतने उद्योग उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लग रहे हैं? क्यों नहीं पूंजी निवेश हो रहा है? तो मेरा ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़क नहीं है, और यहां तक कि आगरा ऐसी जगह, शताब्दी की बात जाने दीजिए, यमुना एक्सप्रेस हाईवे की बात जाने दीजिए, आगरा का हवाई अड्डा भी ऐसा नहीं है, सैनिक हवाई अड्डा है जिससे पर्यटक आ सके और जा सके। एक सिविल एयरपोर्ट आगरा ऐसी जगह में नहीं हो जो ताजमहल पूरे दुनिया में जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का यह हाल है कि हम ताजमहल की मार्केटिंग नहीं कर सकते, बुद्धिस्ट सर्किट की मार्केटिंग नहीं कर सकते, बुद्ध जहां पैदा हुए हो। ये तो नेतृत्व की दिक्कत है ना अमर सिंह जी, ये तो नेतृत्व की दिक्कत है ना कि जो मुख्यमंत्री बने उनका विजन इतना बड़ा नहीं, उसकी दिक्कत। राजा बुंदेला जी, क्या आपको वाकई लगता है कि सौतेला व्यवहार होता है कुछ इलाकों का, जहां के नेता होते हैं वहां का विकास करते हो, जो दूसरे इलाके से बुंदेलखंड है या दूसरे इलाके, वहां के साथ क्या सौतेला व्यवहार होता है? निश्चित तौर पर आशुतोष, मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम मुझे देंगे जितना अमर सिंह जी बोले हैं जी। मैं ये बताना चाहता हूं, दुर्भाग्य से हम दो राज्यों के बीच में बटे हुए हैं, और ये कोई एक रात में सो के सुबह उठ के देख के सपना नहीं है कि कल बुंदेलखंड चाहिए इसलिए बुंदेलखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। मैं पहली बार भी जब आपसे मिला था तब मैंने एक दस्तावेज पेश किया था, और वो दस्तावेज आज भी मैं लेके आया हूं। ये वो 35 राजाओं की संधि है जो रूलर्स थे बुंदेलखंड के, जिन्होंने इस भारत सरकार के साथ की थी, और इस संधि का एक ही कंडीशन थी कि उस भूभाग का नाम बुंदेलखंड हो, और 1 महीने के लिए बुंदेलखंड बना, और उसके कामता प्रसाद सक्सेना उसके मुख्यमंत्री थे और नौगांव उसकी राजधानी थी। 1 महीने के बाद उस राज्य को खत्म करके 2 भागों में बांट दिया। अब मैं आपको विकास की बात पे आता हूं। 7,622 करोड़ का जो पैकेज राहुल गांधी ने भेजा था, आप सबको पता है कि आज भी उस पैकेज पर जूतम पैजाम चल रही है। मैंने स्वयं राहुल गांधी से कहा था कि आप सर ये पैसा भेज तो रहे हैं, लेकिन ये राज्य सरकार के हाथ में जाएगा, और राज्य सरकार में केवल चेहरे बदलेंगे, मंत्री से लेके संतरी, डीएम, एसडीएम सब उसी तरह से पैसे खाएंगे जिस तरह से पुरानी परंपरा में। तो विकास अगर सामान्य होता, जैसा कि अमर सिंह जी ने कहा कि सफाई और गाजियाबाद में नहीं, तो मुझे नहीं लगता कहीं राज्यों की मांग होती। हम बिजली बनाएं और नोएडा 24 घंटे लाइट ले, और हम 5 घंटे मुश्किल से बिजली हो, अस्पताल में बिजली नहीं, स्कूल में बिजली नहीं, कहीं बिजली नहीं, पानी, 7 नदियां हमारी, बुंदेलखंड भूखा प्यासा और सूखा। ऐसी परिस्थितियों में जब ऐतिहासिक तथ्य भी है, आपके कहने का मतलब ये है रिप्रेजेंटेशन के लिए
यानी राजा बुंदेला जी, आपके कहने का मतलब ये कि इसका हल ये है कि अलग अलग उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, ये आपका कहने का मतलब है? इसमें बुराई क्या है? इतिहास गवाह है, जब जब छोटे राज्य बने, आप खुद इस बात को मान रहे हैं। और यहां तक कि हमारे देश के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी लिखा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अगर सत्ता एक हाथ में रहेगी तो उसका दुरुपयोग होगा, और यही हो रहा है। आज देखिए, शिवपाल यादव जी ने कह दिया हम जानते हैं क्या अच्छा है क्या गलत है। बताइए, एक आदमी जिसने बुंदेलखंड को देखा नहीं है, जो बुंदेलखंड को जानता नहीं, वो लखनऊ से ये कह सकते हैं कि हमें पता है बुंदेलखंड के लिए क्या अच्छा है। बुंदेलखंड के लिए ये अच्छा है कि कन्नौज की जेल में माननीय अखिलेश सिंह यादव जी की जेल में, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि बुंदेलखंड का विकास तभी हो सकता है जब बुंदेलखंड जो है उसकी सत्ता वहां के लोगों में हो और वहां की नजर। विवेक जी, मायावती ने चुनाव के दौरान भी कहा था कि भाई 4 हिस्से होने चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, सिवाय बुंदेलखंड का इलाका ऐसा है जहां थोड़ा सा जन समर्थन है इस बात को, लेकिन बाकी इलाकों में कहीं अलग राज्य की डिमांड नहीं उठती है, या कम से कम उस स्तर का आंदोलन नहीं जिस तरीके से तेलंगाना ने लड़ा, या विदर्भ के अंदर लड़ाई हो रही है, गोरखालैंड के अंदर हुआ, या फिर उत्तरांचल को लेकर भी मामला हुआ, झारखंड को लेकर हुआ। तो ये डिमांड क्या राजनीतिक डिमांड है क्या अपने आप में, कि आपको सूट नहीं करता इसलिए आप कह रहे हैं 4 हिस्सों में बांट दीजिए उत्तर प्रदेश को? कहीं कोई डिमांड होनी चाहिए ना, कहीं कोई जमीन के स्तर में एक आंदोलन होना चाहिए, वो तो नहीं है वहां पे। नहीं, मुझे लगता है कि आशुतोष जी, आपने अगर इसको पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझा है तो आप देखेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत पहले उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा था, और उनका यह मानना था कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1956 में, उसने सचमुच नॉर्थ इंडिया को और साउथ इंडिया को एक तरह से बाल्कन स्टेट्स और कंसोलिडेशन स्टेट्स में बांट दिया था। और कुछ राज्यों की आबादी केवल 1 करोड़ थी, 2 करोड़ थी, 4 करोड़ थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की केवल आबादी 6 करोड़ 0.35 करोड़ थी उस समय। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने 3 राज्यों में बांटा था। तो एक वैचारिक आधार मायावती के पास है, बहुजन समाज पार्टी के पास है, जो ये बार बार छोटे राज्यों के गठन की बात कहती है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि ये जो वायबिलिटी का प्रश्न बार बार उठाया जाता है, वो हमारे टैक्सेशन पॉलिसी की गलती से है। आपने अर्बन सेंटर्स में टैक्स, जो सेल्स टैक्स और जो इनकम टैक्स है, वो इतना हाई कर दिया है, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट को आपने छोड़ दिया है। ये जो सपा बार बार रोकती है कि हम नहीं बंटने देंगे, तो वो जानती है कि उसका किसान का आधार खत्म हो जाएगा, और वो 4 भागों में जब बटेगा तो उसके पास वो आधार नहीं बचेगा। तो वो जो एग्रीकल्चरिस्ट पर टैक्स होना चाहिए था, अगर वो हो जाए तो वायबिलिटी भी हो जाएगी। और तीसरी बात, एक बोली के आधार पर एक राज्य बनने से एक बोली के लोग ज्यादातर वो हो जाते हैं, क्या कहना चाहिए, डोमिनेट करने लगते हैं। इसलिए कई बोलियों को मिला करके एक स्टेट बनने की बात बाबा साहब अंबेडकर ने कही थी, जो नहीं मानी गई। और अब ये जो कांग्रेस वाले बार बार डंका बजा रहे हैं, वो केवल और केवल इस बात को कहना चाहते हैं कि हम भी एजेंडा सेट करें, क्योंकि 2014 इलेक्शन आ रहा है। मायावती के लिए जो बात आप कह रहे हैं, मैंने 2014 के एजेंडा की बात नहीं है। बिल्कुल, आप कह रहे 2014 के एजेंडे की बात कर रहे हैं, और आपने कहा कि इसका एक वैचारिक आधार है। ये सिर्फ मायावती के अपने दिमाग का फितूर नहीं, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर भी उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने की बात करके आप उसके वैचारिक आधार की बात कर रहे हैं। हमने सबसे अंत में नरेश अग्रवाल जी के पास आने का फैसला इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि जो अलग अलग राज्यों में बांटने की बात की जा रही है, उसका एक जवाब नरेश अग्रवाल जी, आपने अमर सिंह को भी सुना, आपने राजा बुंदेला को सुना, और आपने विवेक कुमार को भी सुना। यानी एक वैचारिक आधार भी है, और इस बात के भी आरोप है कि कुछ इलाकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। ऐसे में उन इलाकों को इस बात का हमेशा इल्हाम होता है कि भाई उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनकी अपनी लीडरशिप वहां पे नहीं मौजूद है। आप लोग के ऊपर आरोप है कि आप सफाई को स्विट्जरलैंड बनाते हैं, आप बुंदेलखंड की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। नरेश अग्रवाल जी, देखिए, मुझे पहले तो ये अफसोस है कि आप उन सभी रिजेक्टेड नेताओं को, रिजेक्टेड पार्टी के लोगों को डिस्कशन में लाए, जिन्होंने अभी असेंबली के चुनाव में अलग राज्यों की मांग की थी। अरे सुन लीजिए नरेश अग्रवाल जी, आप बीएसपी से निकाले गए, आप कांग्रेस से निकाले गए। आई ऑब्जेक्ट फॉर दिस लैंग्वेज, आई ऑब्जेक्ट ऑफ डेकोरेटिव लैंग्वेज। यू हैव बीन रिजेक्टेड फ्रॉम कांग्रेस, यू हैव बीन रिजेक्टेड फ्रॉम बीएसपी। नो, यू कैन नॉट से दिस। इनसे कहिए शांत रहे, ये भाषा हमसे ज्यादा अच्छी भाषा बोलना नहीं जानते होंगे।
हम आपसे अच्छी ज्यादा बात नहीं, हम बहुत जानते हैं। और आप लोग बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। आप पहले लेकिन आप हमें न सिखाइए। आप जो बोल रहे थे अभी मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने जो बोलना शुरू किया तो आपको ये तो टीवी वालों को सोचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैंने सही कहा। हमें बता रहे हैं आप सब रिजेक्टेड नेता और आपकी रिजेक्टेड पार्टी अभी एक साल पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में होना चाहिए। अमर सिंह जी ने पार्टी बनाई, रिजेक्ट हुई। बुंदेला जी ने बुंदेलखंड की मांग करी, रिजेक्ट हुई। बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट करी, उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। अजीत सिंह जी की हरित प्रदेश की मांग थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। जब उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं इस मांग को स्वीकार कर रही तो इन नेताओं की क्या जरूरत है काम का अपनी राजनीतिक चले आते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी 1 साल पहले जनादेश में नहीं, देख लीजिए शांति अपनी देश की आपकी जब पारी है तब आप बोलिएगा। आपकी 1857 में अगर ये नहीं बोलने देंगे तो मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। ये कोई नहीं बोल पाए। बिल्कुल आजादी की जो बयानी नहीं करेंगे। राजा बुंदेला जी, आप अपनी बात आपने कह ली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन राजा बुंदेला का कौन बहुत बड़ा इतिहास रहा है, कभी कांग्रेस के साथ कभी किसी के साथ बुंदेलखंड की मांग कर रहा है। किसी के साथ नहीं थे, कांग्रेस को छोड़ा, एक बार बुंदेलखंड के लिए हमने सिर्फ बुंदेलखंड के लिए छोड़ा। एक बार कांग्रेस के साथ हम जुड़े, राजा नाम लगाए हुए हैं और प्रजा की मांग कर रहे हैं। राजा कभी प्रजा का और यही दूसरी इसी राजा आपने भी कोई चुनाव नहीं जीता, आप राज्यसभा के मेंबर हैं, ये किसी की बात मत करिए आप। आशुतोष जी मैं दोनों तरीके से करूंगा प्लीज। राज्यसभा के मेंबर हैं राजा बुंदेला आप एक मिनट शांत हो जाए। आशुतोष मैं समझ सकता हूं आप थोड़े हर्ट है, मैं समझ सकता हूं, बट एक मिनट नरेश अग्रवाल जी को बोलने दीजिए। नरेश अग्रवाल जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि भाई अगर बुंदेलखंड में डिमांड हो रही है, अगर पूर्वांचल की डिमांड हो रही है, अगर हरित प्रदेश की डिमांड हो रही है, उसका कारण यह है कि जब मुलायम सिंह की सरकार आती है तो सैफई के अंदर एयरपोर्ट बन जाता है। क्या दूसरे इलाकों के अंदर विकास नहीं होना चाहिए? ये आरोप है और ये सच्चे आरोप है। मायावती के ऊपर आरोप है कि भाई आपका इलाका है, वहां का विकास होता है, बाकी इलाके बेकार पड़े रहते हैं। इसका जवाब दीजिए आप। आशुतोष जी इस देश में पूर्वांचल के बहुत से मुख्यमंत्री हुए। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के ही ज्यादातर मुख्यमंत्री हुए। इस देश में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज्यादा हुए। अगर उन लोगों के रहते हुए भी अगर पूर्वांचल का नहीं विकास हुआ, प्रदेश का नहीं विकास हुआ, तो कहीं ना कहीं कोई कारण रहा होगा। खाली बंटवारा उसका नहीं। जो आज उत्तराखंड की जो हालत है, अभी उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई, एक छोटी सरकार उन लोगों को कोई मदद नहीं कर पाई और उत्तराखंड के लोग महसूस करने लगे अगर हम उत्तर प्रदेश के साथ होते तो शायद हमें ज्यादा मदद मिलती। अगर बंटवारे की बात कर देंगे तो देश में 20 राज्य और बनाने पड़ेंगे। नरेश अग्रवाल जी, इसके मतलब इस देश को बंटवारे करके टुकड़ों में करने की बात। नरेश अग्रवाल जी, आपकी पार्टी कई बार सत्ता में आई है, क्या आरोप आपके ऊपर यह नहीं लगता कि आज उत्तर प्रदेश की जो हालत है, जो जिस तरीके का ग्रोथ होना चाहिए, छोटे छोटे राज्य बहुत आगे निकल गए और उत्तर प्रदेश लगातार पीछे चला जा रहा, क्या इस बारे में आप लोग नहीं सोचते कि एक बहुत बड़ा राज्य होने के कारण और गलत लीडरशिप की वजह से ये विकास उत्तर प्रदेश का नहीं हो पा रहा? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना आपसे। नहीं देखिए, गलत लीडरशिप को आप किस आशा में कहेंगे? इसके मतलब क्योंकि विजन नहीं है, बाकी राज्य आगे निकल गए, आपका राज्य पीछे रह गया। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश की हालत क्या है। बिहार आपसे आगे निकल रहा, उत्तर प्रदेश पीछे है। उत्तर प्रदेश से आया हूं। उत्तर प्रदेश के लिए फिर अटल जी को भी दोषी दीजिए, इंदिरा जी को, नेहरू जी को भी दोषी करिए। उत्तर प्रदेश के लिए मौजूदा सोनिया जी प्रधानमंत्री जी को भी दीजिए और मायावती जी भी तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, तो फिर उत्तर प्रदेश विकास की जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की होगी ना। विकास की जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की होती है। उत्तर प्रदेश नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा प्रदेश है। बहुत पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। नहीं, नरेश अग्रवाल जी, आप माने या ना माने, लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत देश के 10 बेहतर राज्यों में नहीं है। उसकी हालत बहुत खराब है, बीमारू राज्य है वो। आशुतोष जी, ये सारी मांग उत्तर प्रदेश का राजनीतिक महत्व खत्म करने के आशय से हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा की सीट लाता है। देश की सरकार उत्तर प्रदेश की बदौलत बनती है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र उत्तर प्रदेश के साथ है कि उत्तर प्रदेश का अगर देश में अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश का आपको लगता है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है? आपको लगता है उत्तर प्रदेश के साथ एक सुनियोजित षड्यंत्र है क्योंकि उसका मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री के बराबर था? अमर सिंह जी, आप बड़े लंबे समय तक आप सत्ता के अंदर रहे, बड़े आपका केंद्र में भी अनुभव रहा है,
क्या ये एक षड्यंत्र आपको लगता है कि वाकई एक षड्यंत्र है, या उत्तर प्रदेश की जो लीडरशिप थी उसके अंदर ये विजन ही नहीं था, ये महत्वाकांक्षा ही नहीं थी? क्यों उत्तर प्रदेश पिछड़ा बीमारू राज्य बना रहे? जब बिहार आगे जा सकता है, जब सारे राज्य आगे जा सकते, उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ा रहेगा? लीडरशिप जिम्मेदार है कि नहीं जिम्मेदार इसके लिए? अमर सिंह जी। मैं देखिए, मुझे उम्मीद है कि मुझे पता होता कि नरेश जी आएंगे तो मैं इस कार्यक्रम में नहीं आता, मैं उनसे बहुत डरता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी तरीके का पर्सनलाइज कमेंट ना हो किसी पर। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, आप तमाम लोग वरिष्ठ नेता हैं, बड़े लोग हैं, और मैं चाहूंगा कि एक दूसरे का सम्मान करें तो बेहतर रहेगा। मैं पूरी इज्जत के साथ। अमर सिंह जी, मैं पूरी इज्जत से कह रहा हूं कि मैं डरता हूं। उन्होंने कहा कि रिजेक्टेड है, तो मैं बड़ी शालीनता के साथ कहता हूं कि भाई हम रिजेक्टेड हैं लेकिन डिफेक्टर नहीं है, और अपराधियों को संरक्षण नहीं देते हैं। और मुझे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वो कविता याद है कि यदि तुम्हारा डाक सुने क्यों ना आसे तोबे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। यदि तुम्हारी पुकार सुन करके कोई ना आए तो अपने नीति और सिद्धांत पर अकेले चलो। कोई साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं जलना मुझे आता है। समस्या ये नहीं है कि छोटे राज्य में के साथ षड्यंत्र हो रहा है, समस्या ये है कि देवरिया से 20 किलोमीटर दूर बिहार में वहां के उत्तर प्रदेश के यादव लालू यादव को नेता मानते हैं, आदरणीय मुलायम सिंह जी को नहीं मानते हैं। अगर उत्तर प्रदेश 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो पूर्वांचल के यादव भाई मुलायम सिंह जी, इटावा के मुलायम सिंह जी के परिवार को नेता नहीं मानेंगे। पूर्वांचल से आवाज आएगी, आपन माटी आपन देश, आपन मुलायम आपन अखिलेश। समस्या ये है, मायावती जी को यह समस्या नहीं है, क्योंकि अगर 4 टुकड़ों में उत्तर प्रदेश बढ़ गया तो इन चारों भागों में मायावती जी से बड़ा दलित नेता पूरे देश में नहीं है। मैं बहुजन समाज पार्टी में अमर सिंह जी की तरफ था, न हूं न जाऊंगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता क्यों जा रहा है? जब बिहार के नीतीश कुमार की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं होती? उनके विकास मॉडल की चर्चा क्यों नहीं होती है? आज कहीं उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की चर्चा होती है, नीतीश कुमार की चर्चा होती है, नरेंद्र मोदी की भी चर्चा होती है। नीति, नियत और नेत्र जी, नीति, नियत और नेत्र तीनों का अभाव है जी, और इसलिए उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं होती। और उत्तर प्रदेश में जब तथाकथित विकास पुरुष नरेंद्र मोदी भी आते हैं तो नरेंद्र मोदी भी अमित शाह को लेकर आते हैं और फिर हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं जी, और उसके बाद शहाबुद्दीन मुस्लिम इंडियन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में वाइब्रेंट यूपी की बात नहीं करते, मंद हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद की बात नहीं करते। और प्रतिक्रिया में शहाबुद्दीन का बयान आता है कि मैं मुस्लिम इंडिया हूं। अब यही होगा कि वो अलग, इसलिए उत्तर प्रदेश नीति की, नेत्र की और नियत की बिल्कुल माफ करें, बीच में टोक रहा हूं। विवेक, ये जो पूरी बातचीत है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य क्यों है? नेतृत्व का संकट है, नियत का संकट है, जिस तरह अमर सिंह जी इशारा कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश की किस्मत है कि इतना बड़ा है किसी से हैंडल नहीं होता? आशुतोष जी, आपने कुछ आंकड़े दिए थे और आंकड़ों के आधार पर आपने बहुत तारीफ की 2 राज्यों की, गुजरात की और बिहार की। तो मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं मायावती रिजीम के, और ये आंकड़े प्लानिंग कमीशन के हैं, जिसमें यह बताया गया था कि ड्यूरिंग मायावतीज रिजीम जीडीपी वाज इक्वलेंट टू नेशनल लेवल। 8 से 9 दर की जीडीपी थी, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, खाद्यान्नों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन के तहत प्राइम मिनिस्टर ने उनको अवार्ड दिया था, और इसके साथ साथ जॉब प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा था। तो ये बात हो सकती है कि मायावती बहुत मीडिया सेवी नहीं थी, और उन्होंने मीडिया के आधार पर अपने आप को जिस तरह मोदी और जिस तरह नीतीश अपने आप को लाते हैं, कम से कम उनके राज्य में इस तरह के, जिस तरह लोग बच्चे मार दिए जा रहे हैं बिहार में, मुझे लगता है कि वो मॉडल नहीं कम से कम अपनाया। तो उनके यहां जिसे कहना चाहिए एक्सप्रेस वे भी बना, और सबसे पहले भारतवर्ष में ग्रैंड प्री रेस भी हुई। तो ये सब आंकड़े अगर आप देखेंगे तो देयर वाज डेवलपमेंट, और विकास का जो पैमाना था वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ है। अब ये 1.5-2 साल के अंदर आपने देखा होगा डिरेल हुआ है। लेकिन ये बात तो तय थी कि मायावती के रिजीम में भी ईस्ट वाला वेस्ट में सर्व नहीं करना चाहता।
वो जो पूर्वांचल वाला आदमी है वो भी चाहता है कि हम अपने बने रहे पश्चिम में, और पश्चिम वाला पूरब में जाके सर्व नहीं करना चाहता है। तो ये बातें आपके सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ी हुई हैं। ये केवल जिसे कहना चाहिए नेतृत्व। आप 35 साल पहले कांग्रेस को दोष दे सकते हैं कि 35 वर्ष तक उन्होंने लगातार मुसलसल राज किया और उसके तहत वो बीमारू प्रदेश बना। बिल्कुल। विवेक जी, राजा बुंदेला, विवेक जी कह रहे हैं कि मायावती के जमाने उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रगति की। नरेश अग्रवाल जी मुलायम सिंह जी के बारे में बातचीत करते हैं। सवाल आपको क्या इन तर्कों पर असर होता है? क्या हमने जो सवाल विवेक जी से पूछा था, मेरा कहना किसी मॉडल की तारीफ करना नहीं, मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय स्तर पर आज विकास के मॉडल की बात होती है तो एक तरफ नीतीश के विकास के मॉडल की बात की जाती है, दूसरी तरफ गुजरात के विकास के मॉडल की बात की। उत्तर प्रदेश के नाम का विकास का मॉडल क्यों नहीं है? अगर उत्तर प्रदेश, अगर आप 10% का ग्रोथ रेट लेके चले तो देश की शक्ल बदल सकती है। ऐसा क्यों है? आप छत्तीसगढ़ के रमन सिंह जी की भी बात कर लें जी, आप शिवराज सिंह चौहान जी की भी बात कर लें जी, ये दो राज्यों, इन मुख्यमंत्रियों की भी तो बात होती है जी, जी, मनोहर की भी बात हो सकती है। दरअसल समस्या उन्होंने खुद ही कह दिया है अग्रवाल जी ने कि साहब यहाँ पे 80 सीट है, 80 सीट्स की लालच हर पार्टी को है। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं और ना मैं किसी पार्टी में हूं। मैं नरेश जी को भी इस चैनल के माध्यम से बता दूं, कांग्रेस नहीं व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस से जुड़ा था बुंदेलखंड के लिए और कांग्रेस छोड़ी बुंदेलखंड राज्य के लिए। 18 साल का संघर्ष है नरेश अग्रवाल जी। मैंने सिनेमा का कैरियर छोड़ा है और जहां मैं चुनाव हारा हूं मैं कहीं डरा नहीं हूं। चुनाव एक कॉज के लिए लड़ा था। इब्राहिम लिंकन ने 17 बार चुनाव हारा था और फिर जाके देश के प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। मैं किसी पार्टी में नहीं हूं और न किसी व्यवस्था से जुड़ा हूं। व्यवस्था में परिवर्तन चाहता हूं, बुंदेलखंड के लोगों को इंसाफ दिलाना चाहता हूं। ये मेरी लड़ाई है। मैं केवल यही कहता हूं कि जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। राजा बुंदेला, मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की बदकिस्मती का कारण क्या है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। आपने शिवराज चौहान के मॉडल की बात की, तौर पर वहां उस मॉडल की भी चर्चा होती है। निश्चित तौर पर वहां का जो सबसे बड़ा वहां का वर्ग क्षेत्र, क्योंकि वो किसी भी मुख्यमंत्री, वो चाहे मुलायम सिंह हो, अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कांग्रेस या बीजेपी हो, कोई भी मुख्यमंत्री इतने लोगों को एक साथ साध के नहीं चल सकता है। हर आदमी की अपनी एक आकांक्षा है और अपनी एक इच्छा है। जब वो एमएलए बन के आता है या मंत्री बन के साथ में खड़ा होता है तो उसको वो पूरी करनी होती है। संपूर्ण विकास, जो समग्र विकास की बात होती है, वो नजरअंदाज हो जाती है। जैसे कि दूसरे छोटे राज्यों में संपूर्ण विकास होता है और साथ साथ उस महत्वाकांक्षी एमएलए और मंत्री का भी विकास होता है। लेकिन जब आप इतना बड़ा कुनवा लेके बैठेंगे 223 और 270, तो वहां पर महत्वपूर्ण विकास व्यक्तिगत हो जाता है, वो समग्र विकास नहीं रहता। मतलब कहीं ना कहीं आप मायावती जी की बात कह रहे हैं। मायावती जी को बुंदेलखंड में वोट मिला है। बुंदेलखंड में अगर उन्होंने प्रस्ताव पारित किया छोटे राज्यों का और छोटे राज्यों की बुंदेलखंड की बात कही है तो वहां पर मायावती जीती है और दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है। कांग्रेस है न सपा है, दोनों का वोट आउट है। राजा बुंदेला, मैं आपको रोकना चाहूंगा, वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन महत्वपूर्ण